सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो एक नया नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आ चुका है। सो यहाँ पर हम देखेंगे आरआरबी पीओ क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या सैलरी पैकेज होगा, क्या वर्किंग आपका क्राइटेरिया रहेगा, और उसके साथ में इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी, जो एग्जाम प्री होगा उसमें कितने सब्जेक्ट्स होंगे, मेंस में क्या पार्ट रहेगा। आज इसी चीज के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो आपका आरआरबी बोले तो रीजनल रूरल बैंक, एक आरआरबी का फुल फॉर्म होता है, आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी होता है, बट ये आरआरबी आपका बैंक वाला है। आरआरबी 2025 के अंदर आपके पास में पीओ और क्लरिकल के बिहाफ पे वैकेंसी निकल चुकी है। और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो एलिजिबल हो, जो ग्रेजुएट लोग हैं और जो जिनकी एज क्राइटेरिया 18 साल को क्रॉस कर चुके हैं, दे आर एलिजिबल, वही लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, दो चीजों को लेकर के। पहला एज क्राइटेरिया है आपका 18 से 28 वर्ष वाले लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट का हो, चाहे वो स्केल 1 बोले तो पीओ बोले तो प्रोबेशन ऑफिसर एज लाइक असिस्टेंट मैनेजर ऑफ अ बैंक। सो यहां पर ग्रेजुएशन चाहिए और एज कितना चाहिए, 18 ईयर। अगर आप 18 साल के हो चुके हो तो फॉर्म आपके लिए ही है। और उससे बड़ी बात सर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन में क्या बेटा, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बोले तो आपके पास बीए की डिग्री है, आपके पास बीबीए की डिग्री है, आपके पास बीसी की डिग्री, बीटेक, किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होती है, आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो आप देख सकते हो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 13,000 प्लस है और ऑफिसर लेवल की 3907, लगभग 4,000 के आसपास है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग बताना चाहूंगा। 1 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। जब मैं ये नोटिफिकेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज 4 सितंबर हो चुका है। सो आप लोगों ने फॉर्म भर देने, बिकॉज 1 तारीख से लेके 4 तारीख तक का जो डेटा आया है, लाखों में लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं, लाखों से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं। आप पीछे मत रह जाइएगा। सो यहां पर लास्ट डेट बताना चाहूंगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है 1 सितंबर से 21 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उससे बड़ी बात जो एज लिमिट है उसके रिगार्डिंग आपसे डिस्कस कर चुका था। लेकिन हाँ, अगर आपको ऑफिसर स्केल 1 की बात करें, जैसे इनका एज ज्यादा हो गया, अगर वो क्लरिकल फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो 2 साल और मिलेंगे उनको, अगर आप ऑफिसर स्केल 1 का फॉर्म भरते हो तो। वैसे तो रिजर्वेशन भी है जिनको एज रिलैक्सेशन होता है, और एज रिलैक्सेशन आप सबको अच्छे से पता है किन किन को मिलता है। किन को मिलता है बेटा, एससी कैटेगरी से कोई बिलोंग कर रहा है, एसटी से बिलोंग कर रहा है, ओबीसी से, उनको मिलेगा। यहां पर 5-5 साल का आपको रिलैक्सेशन रखा गया है, मतलब जिसके लिए 30 साल तक भर सकता है वो 5 साल और आगे तक 35 तक भर सकता है। ओबीसी में भी 2 क्राइटेरिया होते हैं, क्रीमी लेयर होता है और एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो अभी मैं इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर क्या है। तो यहां पर 3 ईयर का रिलैक्सेशन होता है, ये चीज आपको पता चले। सो यहां से मैंने आपको एक मोटा मोटी बात बता दी कि फॉर्म भरने के लिए एज क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन डिग्री। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो आपको 850 रुपए का ये फॉर्म भरना है। उसके बाद अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये अमाउंट है, ठीक है। और ग्रेजुएशन का बता दिया था। अब ये जो एग्जाम कंडक्ट होगा प्रीलिम्स एग्जाम, चाहे वो आपका ओए बोले तो ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल एग्जाम, उसकी वो एग्जाम कंडक्ट होना है बिटवीन नवंबर टू दिसंबर होना है एग्जाम। और मेंस एग्जाम जब होगा तो मान के चलो नवंबर दिसंबर में एग्जाम खत्म और उससे 10 से 15 दिन बाद तुम्हारा मेंस एग्जाम लग जाना है। यानी कि प्री एग्जाम जैसे दिया 15 दिन के बाद तुम्हारा मेंस का कॉल लेटर, मतलब कॉल लेटर तो पहले आ जाएगा, 15 दिन बाद एग्जाम लगेगा। अब 15 दिन बाद एग्जाम लगेगा तो देखो दिसंबर में प्रीलिम्स खत्म और दिसंबर में ही मेंस स्टार्ट है। और आपको अच्छे से पता है कि जो क्लरिकल लेवल होता है उस पर मोदी जी ने 2016 में इंटरव्यूज खत्म कर दिए थे। तो इंटरव्यू केवल ऑफिसर लेवल पर, पीओ बोले तो प्रोबेशन ऑफिसर, ये स्केल 1 में काउंट होते हैं। इनका इंटरव्यू जैन और फेब के अंदर होना है, राइट। तो याद रखिए जैन फेब में इंटरव्यू होगा, मार्च के अंदर तक तो आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। और मार्च में पोस्टिंग मिलने का मतलब है हमारा जब नया फाइनेंशियल ईयर चालू होगा ईयर 2016 में अप्रैल मंथ में, आप किसी बैंक में बैठ के वर्क कर रहे होगे, यानी वर्किंग कर रहे होगे। तो ये आपका प्रोसेस है। उसके बाद में ये स्केल 2 स्केल 3 के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी जो अभी अपने किसी काम की नहीं है। और ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ बेटा कि ऑनलाइन फॉर्म जो आप भर सकते हो 1 तारीख से लेके 21 तारीख लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का वेट मत करना, आज ही जाओ। अगर आपको फॉर्म भरना आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता है तो बेटा अपने नजदीकी मित्र पे जाके फॉर्म आज भर के आ जाओ। पेमेंट का रिगार्डिंग में सेम डेट है, 1 से लेके 21 तारीख तक है। प्री एग्जाम जो होगा पीईटी आपको पता चले ये रिजर्वेशन
कैटेगरी के स्टूडेंट जो होते हैं, प्री एग्जाम ट्रेनिंग बैंक उनको कंडक्ट कराता है ताकि उनको पता चले कि एग्जाम पेपर कैसे आने वाला, तो अपनी तैयारी आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये पीटी के कॉल लेटर्स नवंबर फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। और जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के ऑफिसर्स प्लस ओए, ऑफिसर्स में कौन आ गए, स्केल 1 ऑफिसर, पीओ आ गए। ओए का मतलब होता है ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट की यदि बात कर ली जाए तो इन सब के एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो जाने, यानी कि हो सकता है आपका ऑफिस असिस्टेंट नवंबर में हो सकता है आपका स्केल 1 दिसंबर फर्स्ट वीक में हो, लेकिन होगा इन दोनों महीनों के बीच में। वो डेट आगे आपको बता दी जाएगी, वो टेंटेटिव डेट्स होती है। ऑनलाइन एग्जाम, प्री एग्जाम ऑफिस असिस्टेंट का सेम नवंबर दिसंबर जो हमने अभी डिस्कशन किया था। और जो रिजल्ट होगा इसका, देखो दिसंबर में रिजल्ट आ जाएंगे सबके, ऑफिसर्स का भी आ जाएगा और ओए का, यानी कि इन्होंने देखो ऑब्लिक लगा के लिखा, बहुत ध्यान से देखना, ऑफिसर्स ऑब्लिक ओए, मतलब दोनों का रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे भाई सब दिसंबर जनवरी तक। तो एनी हाउ इनकी हमेशा कोशिश रहती है, जनवरी इसलिए लेते हैं मैक्सिमम ताकि अगर ज्यादा समय लगे तो, अदरवाइज दिसंबर में ये इनका रिकॉर्ड रहा है, पहले काम खत्म कर देते समय से पहले। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन मेंस एग्जाम और सिंगल एग्जाम, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं ऑफिसर हो चाहे ऑफिस असिस्टेंट हो, इनका एग्जाम ही खुद बता रहा है दिसंबर में हो जाना है, मैक्सिमम अगर गया तो दिसंबर जनवरी तक। ये जनवरी से लिख रहे हैं क्योंकि सपोज करो आपका एग्जाम दिसंबर मंथ के लास्ट डेट पर हुआ, कुछ ऐसे भी लोग होंगे कुछ जिनकी शिफ्ट होगी वो जनवरी फर्स्ट वीक तक जारी होगी, दैट इज वाई यहां पर इन्होंने लिखा है कि जनवरी 2026 और जो मेंस एग्जाम होगा दिसंबर जनवरी बता दिया था। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद जो मेंस का रिजल्ट आ जाना है वो आपके जनवरी में आ जाना है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली स्लाइड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसको ध्यान से देखना। इंटरव्यू के जो कॉल लेटर्स आएंगे वो जैन के अंदर ही आ जाने हैं, यानी कि मेंस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया जनवरी में और मेंस एग्जाम के कॉल लेटर भी रिलीज हो गए और आपको बता दी जाएगा कि आपको कौन से दिन इंटरव्यू देने आना है। उसके बाद कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू जो होगा आपका ऑफिसर्स हो गया स्केल 1 2 3, यहाँ पे ओए क्यों नहीं लिखा, ओए का मतलब क्या होता है ऑफिस असिस्टेंट, क्लरिकल में तो कोई इंटरव्यू नहीं होता, दैट इज वाई यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट का यहाँ पे। और ये स्केल 1 जो आपके पीओ होते हैं उनके जो कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू होंगे जैन के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद अलॉटमेंट का मतलब समझते हो क्या आपको बैंक मिल जाएगी फरवरी से मार्च महीने के बीच में, फरवरी से मार्च महीने के बीच में आपको बैंक मिल जाएगी। किसी को बड़ौदा बैंक मिल गई, किसी को कोई दूसरी बैंक मिल गई, किसी को दूसरी बैंक मिल गई, तो वह आपको मान के चलो ये फरवरी मार्च तक के अंदर सारा खेल खत्म, ज़्यादा लंबी तैयारी नहीं करनी, ज़्यादा कुछ विशेष पढ़ना नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो और समझो, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, हम इसकी बात कर चुके हैं ऑलरेडी फीस के रिगार्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, रीजनिंग और मैथ, बस दो चीज़ें, रीजनिंग और मैथ केवल प्रैक्टिकल पार्ट है, जीके थ्योरेटिकल पार्ट होता है, इंग्लिश में रूल्स याद करने पड़ते हैं, कुछ भी नहीं है प्री एग्जाम के अंदर। ये आरआरबी एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसके लिए लोग बोलते हैं कि बैंक की तैयारी करनी, लेकिन बैंक में भी केवल आरआरबी के लिए लोग सालों साल वेट करते हैं, 2-2 3-3 साल वेट करते हैं। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल रीजनिंग आ रही है, केवल मैथ आ रहा है। और इसमें भी सबसे अच्छी बात है कि सिलेबस पहले से डिफाइन है, 10 से 15 नंबर की सिंप्लीफिकेशन है, 10 से 15 नंबर का सिटिंग पजल है, यानी कि 50% सिलेबस तो केवल 2 टॉपिक से कवर हो गए आपके। सो यहाँ बताना चाहूंगा कि यहाँ पर भी आपके लिए चैलेंजिंग टास्क है, दिखने में जितना ही आसान है उतना ही क्रूर भी है, बोले तो उतना ही डाइसी ट्रिकी भी है। आप खुद सोच के देखो कि इसने क्या करा है, स्ट्रेटेजी में 80 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के, लेकिन इसने यहाँ पे एक कॉलम खाली क्यों छोड़ा, रीजनिंग लगाओ। ये रीजनिंग आपको लगानी है, कुछ लोग बस देख रहे हैं और चले जाते हैं, स्वाइप कर देते हैं इस चीज़ को। 45 मिनट्स, यानी कि भाई 80 क्वेश्चन देगा आपको सॉल्व करने के लिए, कितनी देर में, 45 मिनट में। अब आप सोचो 80 क्वेश्चन 45 मिनट में सॉल्व करने, तो एक क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व करना पड़ेगा, अब 30 सेकंड से भी कम या 30 सेकंड्स तो लगेंगे। अरे भैया यहाँ पर तो अभी हालत भैया ये है कि क्वेश्चन को रीड करने में 30 सेकंड लग जाते हैं, सॉल्व तो दूर की बात है। तो आपको उस लेवल पर जाके तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर के फरवरी मार्च में किसी बैंक में बैठे हुए नजर आओगे। बात समझ रहे हो? तो इसलिए ये चैलेंजिंग टास्क है आपको। सरकार ये समझ रही है कि आप अगर बैंकिंग में जा रहे हो तो आप ह्यूमन नहीं हो, आप सुपर ह्यूमन हो, आप फाइनेंशियल आर्मी का पार्ट बनने वाले हो। दैट इज वाई आप यहाँ पे प्रो लेवल पर आ रहे हो, यानी कि आपको ये चीजें ऑलरेडी आती है। नहीं तो सर आता तो बहुत कुछ था लेकिन पेपर ही छूट गया। बेटा ये केवल शब्द आपके नहीं है, ये हजारों नहीं लाखों लोगों के शब्द हैं, क्योंकि सारे लोग सुपर ह्यूमन तो नहीं हो सकते ना, वही वाली बात है। अब ये प्रीलिम्स और मेंस की बात हो गई, याद रखना रीजनिंग के अंदर जो टाइम मिल रहा है आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, 25 मिनट,
बहुत ज़्यादा दे दिया, 40 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट दे दिए, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में थोड़ा सा समय कम दिया है, ये भी थोड़ा एहसान कर दिया इन्होंने, 40 क्वेश्चन देकर के 20 मिनट। अब आप सोचो 40 क्वेश्चन 20 मिनट में करने हैं, तो एक क्वेश्चन हो गया फिक्स, हो गया 30 सेकंड का। 40 क्वेश्चन करने हैं 40 मिनट में, तो हम बोलते एक क्वेश्चन 1 मिनट का, लेकिन 40 क्वेश्चन करने हैं 20 मिनट में, तो 30 सेकंड में बेटा तुम्हारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाना चाहिए। तो ये सारी बातें आ गई। तो ये ऑफिस असिस्टेंट का मैंने आपको प्री एग्जाम का पैटर्न बता दिया। ये ऑफिस असिस्टेंट का मैंने आपको पैटर्न बताया प्री एग्जाम के अंदर। प्री एग्जाम के कोई मार्क्स काउंट नहीं होते। उसके बाद बेटा स्केल 1 का भी सेम पैटर्न है, चाहे तुम क्लैरिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम स्केल 1 की तैयारी कर रहे हो, पेपर पैटर्न सेम ही, वही रीजनिंग और मैथ मिलेगा। और वही रीजनिंग और मैथ के अंदर 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन मैथ के, उसके साथ हमें टोटल टाइम लिमिट का ब्लॉक खाली छोड़ा होगा, बिल्कुल छोड़ा है। वो बोलते हैं ना TNC अप्लाई, तो उन्होंने खाली छोड़ दिया, बोले इतना तो आपको पता ही होगा भैया। 45 मिनट्स है ओवरऑल, और ओवरऑल नहीं दे रहा है इस बार, ये इंडिविजुअल सेक्शन वाइज टाइम दे रहा है। रीजनिंग के अंदर वही 25 मिनट का समय, और मैथ के अंदर 20 मिनट का समय। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 प्लस 40 80, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का। अब भैया मेंस के पैटर्न को भी देख लो, समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्री तो हर कोई पास कर लेगा, मेंस पर आने पर समस्या होगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्री एग्जाम की यदि बात कर ली जाए, तो प्री एग्जाम के अंदर क्या होता है, प्री जैसे आपने पास किया 10 से 15 दिनों के बाद में मेंस एग्जाम लगेगा। अब मेंस एग्जाम समस्या पता आपके सामने क्या आएगी, ये कहां से लेकर आओगे, क्योंकि यहां पर चाहिए 6 महीने का करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस। मुझे बताओ ऐसी कौन सी ताकत या जादू की छड़ी है 10 दिन के अंदर आप ये सब कवर कर लोगे? नहीं कर सकते, लोग साल साल लगा देते हैं। 6 महीने का मतलब हो गया कि आप अगर आपने आज फॉर्म भर दे, तो आज की तारीख में ही आपको करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज समय नहीं मिलेगा। लास्ट के जो 10 दिन होंगे उसमें तो केवल आप वो नोट्स पढ़ रहे होगे जो आपने पिछले 6 महीने में मेहनत करी है। यानी कि अगर आप एक राइट एस्पिरेंट हो, तो आपके लिए स्ट्रेटेजी ये कहती है कि आज ही से फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिकॉज बेटा वेटेज जो है 40 क्वेश्चन आने 40 मार्क्स के। तो यहां पर ये जनरल अवेयरनेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपने एक सब्जेक्ट को भी छोड़ा, तो मान के चलो एग्जामिनर तुम्हें छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, इट्स मैंडेटरी। अब देखो रीजनिंग और मैथ की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा समय की यदि मैं आपसे बात करूं, तो मेरे ही 2 डिपार्टमेंट में है। आप देख लो 50 नंबर का पेपर। बैंकिंग के अपन फुल एक्सपर्ट हैं, बैंकिंग के अंदर क्या आना है, क्या कट ऑफ रहने वाला है, अपन 15-16 साल से इसके ऊपर डेली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डेली इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखो रीजनिंग के अंदर 40 क्वेश्चन मिलेंगे 50 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर से ज्यादा आपको देगा, राइट। इससे पहले आपने जो देखा था एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, लेकिन एक क्वेश्चन 1 से ज्यादा मार्क्स का। उसी अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी बोले तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, टाइम लिमिट 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स है। तो यहां पर आपके पास है। अब जो कंप्यूटर नॉलेज भी इसलिए रखा है, कल को आपको बैंक में बिठा दिया, पता चला कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा। आपको पता है मोदी जी डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत बनाने को लगे हुए हैं। लोग आजकल पेमेंट कैश की जगह UPI ऑनलाइन पे ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, बस मोबाइल निकाला जेब से, स्कैन किया, हो गया पेमेंट। तो यहाँ पर कई लोगों को टेक्निकल इशू, कोई बोलेगा मेरा ऐप नहीं चल रहा, कोई बोलेगा मेरा UPI नहीं चल रहा। तो ये मान के चल रहे हैं कि आपको कंप्यूटर का MS ऑफिस तो पता ही होगा, तो थोड़ी बहुत नॉलेज होना जरूरी है। और MS ऑफिस के रिगार्डिंग बेटा आपने चाहे स्टेट लेवल पे कहीं से, जैसे हमारे यहाँ पे RSC-80 सर्टिफिकेट चलता है, आपको वो लेना होना चाहिए, या आपने कहीं से भी अगर MS ऑफिस किया हो तो सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट जरूरी है। आपको कंप्यूटर कोर्स कर लेना अनिवार्य है। हाँ, अगर आप BTech करके आए हो या BCA करे हो तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास में एक IT की डिग्री है। तो यहां से आपको समझ में आ जाए रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, GK। अब यहां पर मैं आपको बोला था लोग सालों साल वेट करते हैं इस एग्जाम का, ऐसा क्यों? इसके 2 रीजन थे। पहली बात तो प्रीलिम्स एग्जाम में इंग्लिश नहीं आती है, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, जो इंग्लिश मीडियम से होते हुए भी जो इंग्लिश में डील नहीं कर पाते हैं, तो जिनका रीजनिंग मैथ स्ट्रांग है, तो पहली बात तो वो फॉर्म ही भरते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर RRB आपको चॉइस देता है 4A और 4B। चाहता तो 4 लिख के काम खत्म कर सकता था। 4A और 4B का मतलब है आपकी मर्जी है, या तो आप इंग्लिश ऑप्ट कीजिए, आपकी मर्जी है, या तो आप हिंदी ऑप्ट कीजिए। दोनों में से कोई एक पार्ट, दोनों में से कोई एक पार्ट ऑप्ट कर सकते हैं आप। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के मिलेंगे, टाइम लिमिट 30 है। बोले तो मैंने आपको क्या बताया था, प्रीलिम्स और मेंस में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वाला पार्ट कौन सा रहता है?
प्रीलिम्स रहेगा। क्यों? यहाँ पर बेटा मिल रहे हैं 45 मिनट्स और यहाँ पर आप देखोगे तो पूरे पूरे 120 मिनट बोले तो 2 घंटे, आप देख सकते हो 120 मिनट्स। और इतिहास गवाह है जब से देश आज़ाद हुआ है, और अगर पेपर 200 नंबर का आ रहा है तो कभी भी 200 में से 200 कट ऑफ नहीं गया है, बिलो 100 ही गया है। यानी कि कट ऑफ की यदि मैं बात करूँ तो 100 से भी कम जाने वाला है, 100 से भी कम रहने वाला है। और उसी के साथ में यहाँ पर देखो प्रीलिम्स में क्या होता है, अगर आपका 80 नंबर का पेपर है तो उसमें से आपका 60 प्लस कट ऑफ रहता है हमेशा, और अगर आपका ये 200 नंबर का पेपर है तो इसमें कट ऑफ रहता है 100 के आसपास रहेगा, 50% मार्क्स। यानी कि 200 में से 100 छोड़ भी दिए, 100 नंबर कम भी है तो भी अपना गेम में अपन बने रहेंगे। लेकिन बात ये है, ये इजी है, लेकिन इस इजी को अटेम्प्ट करने से पहले बेटा ये अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ेगी। यहाँ पर टाइम, गिवन टाइम के अकॉर्डिंग आपको, आपकी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, सेक्शनल इंडिविजुअली आपको पास होना जरूरी है। रीजनिंग है, रीजनिंग में पास होना, मैथ पता चला मैथ में फुल में से फुल लेके आए, रीजनिंग में 0 हो गए तो क्या पास हो गए? नहीं हो गए। रीजनिंग में फुल आ गए, मैथ में कम आए तो भी बाहर हो जाओगे। आप पता चला आपकी जो कैटेगरी कट ऑफ है आपने वो तो क्वालिफाई कर ली, लेकिन एक होता है ओवरऑल स्कोर, रीजनिंग मैथ का सब मिला के जो होता है वो ओवरऑल स्कोर होता है। आपने आपकी कैटेगरी कट, चाहे आप SC/ST से बिलोंग करते हो चाहे OBC से बिलोंग करते हो, आपने वो पास कर लिया, लेकिन ओवरऑल में फेल हो गया ना बेटा तो आप डिस्क्वालीफाई हो। तो आपको 3 चीजों पे काम करना है। एक तो आपका सेक्शनल कट ऑफ जिसमें रीजनिंग मैथ आ गया, उसके बाद नंबर 2 ओवरऑल कट ऑफ, ठीक है, उसके बाद ही आप मेंस के लिए जा पाओगे, अदरवाइज मेंस में आप नहीं जा पाओगे। और आगे बढ़ते हैं यहाँ से, सेम जो ऑफिसर असिस्टेंट का मेंस पैटर्न था, सेम पैटर्न ऑफिसर स्केल 1 है। ये एग्जामिनर इसको पता है आप एलियन नहीं हो, कुछ अलग नहीं देगा, वही क्लरिकल में जो था हिसाब किताब वही चीजें यहाँ पर रखी है इसने। दैट इज वाई इंग्लिश हिंदी का भी वही ऑप्शन रखा है कि जो असिस्टेंट, बस होगा क्या, सब्जेक्ट्स वही है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी सी अप हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यार वो क्लरिकल है, सैलरी भी उस अकॉर्डिंग है, ये ऑफिसर है तो ऑफिसर की सैलरी भी उस अकॉर्डिंग होती है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो बनता है। तो ये सारी बातें हो गई डिस्कस। इसके बाद में अब यहाँ पर मैं, ये स्लाइड जो है खत्म हो गई, इसमें कोई खास बचा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे स्ट्रेटेजी का पार्ट क्या रहेगा। स्ट्रेटेजी वैसे मैंने डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार और समझा देता हूँ बेटा। आप चाहे स्केल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, दोनों के अंदर एक बात कॉमन है, इस पूरे का मैं क्रक्स निकाल के आपको बता देता हूं। स्केल 1 या फिर मैं बोलूं तो प्रोबेशनरी ऑफिसर, इधर भी रीजनिंग और मैथ आना है नंबर 1, नंबर 2, इधर भी प्री एग्जाम के अंदर रीजनिंग और मैथ आना है। अब आपने सर ये बताओ, स्ट्रेटेजी की बात बोली नोटिफिकेशन की टाइटल में लिखा हुआ है, तो बेटा स्ट्रेटेजी कहती है रीजनिंग के अंदर वैसे तो 15 से 20 टॉपिक है, लेकिन मैं आपको 4 से 5 टॉपिक सजेस्ट करूंगा, इनको पढ़ लो, तुम्हारा प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन क्वालिफाई ऐसे नहीं हो जाएगा, गिवन टाइम में क्वेश्चन बना लोगे तो आपका काम बन जाएगा। पहला टॉपिक जो है लिख लेना अच्छे से। पहला टॉपिक जो है यहाँ पे रीजनिंग के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स की मैं बात नहीं करूंगा। अगर आपने सिटिंग पजल पहले उठा लिया और पहला वाला ही नहीं बना तो मान के चलो टाइम खराब, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, बोले टाइम तो छूट ही गया, अपना टाइम तो खराब भी हो गया, क्वेश्चन भी नहीं बने, तो फिर वो बच्चों के हाथ में फूल जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले जो चिल्लर होते हैं उसको कलेक्ट करो, वहां से जाकर के सभी चिल्लर को इकट्ठे करके आपके पास एक मोटी रकम बनेगी, यानी कि नंबर बनेंगे बड़े से। सिटिंग पजल को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना। सबसे पहले आप उठा लेना सिलॉक्स, जिसका फुल नेम होता है साइलोजिज्म, और एक होता है इनइक्वालिटी। ये मैं मान के चलता हूँ फ्री के नंबर है जो एग्जामिनर दे रहा है, तो ये हर किसी को नसीब नहीं होता, जो स्ट्रेटेजी के साथ चलेगा उसी को ही नसीब होगा। साइलोजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, उसके बाद BR बोले तो ब्लड रिलेशन, नंबर 2 पे इधर कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद में आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस या फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये छोटे छोटे टॉपिक है जो 4 से 5 नंबर आपको देखे जाएंगे एग्जाम के अंदर। ये 4 से 5 मार्क्स का वेटेज कवर करेंगे। ये भी आपका 4 to 7 मार्क्स का वेटेज कवर करेगा। उसके बाद और अपन आगे चले तो बेटा फिर इसके बाद कुछ नहीं बचता, बस इस पे दिमाग लगाना अपने को, सिटिंग और पजल। अगर मुझे एक चीज और बतानी पड़े यहाँ पे तो एक अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक जिसको हम बोलते हैं, इसको भी काउंट कर लेना। तो ये आपका यहाँ पर अब 4 से 5 ना रह करके हो जाएगा आपका 8 से 10, क्योंकि फिक्स से 5 नंबर के क्वेश्चन तो पूछेगा अल्फाबेट्स के। सिटिंग और पजल की जब मैं आपसे बात कर लेता हूँ बेटा, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देख लेना।
ये टॉपिक पर आपको कमांड कर लेनी है। सिटिंग पजल का वेटेज रहने वाला 10 से 15 मार्क्स का, बस और कुछ भी नहीं, खत्म। रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपने। ये पढ़ लिया, प्रीलिम्स क्वालिफाई है, मेंस भी क्वालिफाई। मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-3 ऐड ऑन हो जाएंगे मेंस, क्योंकि पेपर आपको पता है डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, तो वो अपने पढ़ लेने हैं। तो ये आपका स्ट्रेटेजी हो गई रीजनिंग के रिगार्डिंग। मैथ के रिगार्डिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग यदि मैं आपसे बात कर लूँ बेटा, तो सबसे पहले नंबर पर डीआई आती है। डीआई आपकी आपको पता है पाई चार्ट बेस्ड भी होती है, उसके अलावा आप देखोगे तो बार ग्राफ बेस्ड भी होती है, बार ग्राफ बेस्ड भी होती है। उसके बाद लाइन चार्ट होता है। तो ये सारी चीजें हो गई। पहला पार्ट हो गया, ये आपको 10 से 15 नंबर देगा। नंबर 2 की मैं बात कर लेता हूं, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। यह आपको 10 से 15 मार्क्स ये भी देगा। उसके अलावा नंबर 3 पर बेटा आपको तैयार कर लेना सीरीज में आ जाती है आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज और उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज। ये आपका 5 नंबर का पैटर्न है कम से कम, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपनी बात खत्म कर रहा हूं यहाँ पे, क्यूडी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 5 नंबर की आएगी एग्जाम के अंदर। बस ये पढ़ना बेटा, ये 4 से 5 टॉपिक, ये बैंक का एग्जाम क्वालिफाई। आज फॉर्म भरते हो, फरवरी से मार्च के अंदर महीना जब आएगा तो आप किसी बैंक में बैठे हुए नजर आओगे। बस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आप काम कर लोगे। बस इतना ही पैटर्न था। तो एक लास्ट में आपको दिखा देता हूं बेटा, अपना जो टारगेट है वो ये है। अपना जो टारगेट है प्रीलिम्स, देन उसके बाद प्रीलिम्स के बाद मेंस, और उसके बाद में ये चीजें, बस इसको लगा डाला तो बस खत्म कहानी, आपका एग्जाम क्वालिफाई। तो चलिए इसी के साथ में अपनी मैं इस नोटिफिकेशन वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी कुछ अगर प्रॉब्लम रहती है या कुछ कंफ्यूजन रहता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कमेंट या देख सकते हो, या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप कर सकते हो। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और भी 1-2 लिंक शेयर कर दूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, उन टॉपिक की प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, उनको पढ़ लीजिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।